ओके गाइस, तो क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आरएम बैच, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल मेरे प्यारे बच्चों। और हम लोग पिछले लेक्चर में चार्ल्स दादाजी के लॉ को समझ चुके थे, यानी चाचा की टीवी वाला लॉ हम लोग देख चुके थे। और अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी करना कंबाइंड गैस लॉ को। सर कंबाइंड गैस लॉ क्या है? हमने एनसीईआरटी में तो इसको देखा नहीं है, लेकिन है, छुपा हुआ है, हम इसे ठीक से पढ़ते हैं। बेसिकली कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल के फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मान के चलो कि अगर एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए, मतलब अगर आपके पास में फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यानी अगर आपने एक गैस का फिक्स्ड मास ले लिया है, आपने बोल दिया कि भैया मुझे फॉर एग्जाम्पल 22.4 लीटर, लेट से 22.4 लीटर मेरे पास में गैस है, तो उस गैस का P प्रेशर हो जाएगा, उस गैस का V वॉल्यूम हो जाएगा और उस गैस का T टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो लॉस को कंबाइन कर रहे हैं। हम एक बॉयल्स लॉ को कंबाइन कर रहे हैं और हम लोग एक चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं चार्ल्स लॉ इज चाचा की टीवी एंड बॉयल्स लॉ मतलब पापा वाला लॉ। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर प्रेशर है, यहां पर टेम्परेचर है और वॉल्यूम दोनों में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइंड गैस लॉ में हम चार्ल्स लॉ को और बॉयल्स लॉ को कंबाइन कर रहे हैं। अब आप लोग जानते हो कि जब मैंने बॉयल्स लॉ पढ़ाया था तब मैंने नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, और जब मैंने चार्ल्स लॉ पढ़ाया था तब मैंने नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट रखा था। लेकिन जब आप कंबाइंड गैस लॉ में आते हैं तो आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को यूज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग देखें तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है अभी भी, यानी हम लोग यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो जब आप यहां पर बॉयल्स लॉ लगाएंगे, बॉयल्स लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर T एंड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो हम पता लगाएंगे दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सिमिलरली जब मैं यहां पर चार्ल्स लॉ लगाऊंगा फॉर अ गिवन प्रेशर एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप इन दोनों लॉस को कंबाइन कर दोगे तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। आप खुद देखो ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दोनों में V कॉमन है तो इसकी वैल्यू को इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। नहीं हो जाएगा? तो यही तो हुआ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? एक काम करो, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ। तो जैसे ही मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा ये बराबर हो जाएगा के T बाई P के। इट विल बिकम इक्वल टू के T बाय P। और अब इस P को मैं इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू KT वेयर K इज कांस्टेंट। तो आप P को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक गैस लेते हो, उस गैस का प्रेशर इनिशियल से फाइनल करते हो, उसका वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल करते हो और उसका टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल करते हो, और प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर से डिवाइड करते हो, तो जो वैल्यू इनिशियल में आई थी वही वैल्यू फाइनल में भी आएगी। क्या बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल लेकर देखो, मैं खुद अभी इसका एग्जाम्पल बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको इसको समझाने की। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, हम लोगों का कुछ फर्स्ट लेक्चर वाली टर्म्स थी, ये हमने पिछले लेक्चर तक पढ़ ली थी। हाँ, अब मान लो आपका एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 कितना, माने
चलो मानते हैं 5 ATM, इसका इनिशियल वॉल्यूम मानते हैं 2 लीटर्स, और इसका इनिशियल टेम्परेचर हम लोग मानते हैं 300 केल्विन्स। बाद में हम लोगों ने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 300, यानी कि 10 अपॉन 300, यानी कि 1/30। ये इसके वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपने P2 बढ़ाया, तो आप P2 को बढ़ाकर 10 ATM कर दीजिए। जब प्रेशर बढ़ता है तो आप लोग सब जानते हैं वॉल्यूम घटता है, तो वॉल्यूम 1 ATM हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम 1 ATM हो गया। एंड यहां पर आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए। नहीं, थोड़ा सा हमको इसके अंदर कुछ ऐसा खेल खेलना पड़ेगा, कुछ ऐसा खेल खेलना पड़ेगा कि मज़ा आ जाए। और वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। गाइस, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, वॉल्यूम को एक रफ आइडिया लेता हूं मैं, एक रफ आइडिया से मैं वॉल्यूम को 1.5 कर देता हूं लीटर्स में, तो टेम्परेचर को कर देता हूं मैं 200 केल्विन। टेम्परेचर को मैं कर देता हूं 200 केल्विन। तो अब जब आप P2 V2 अपॉन T2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि ये, तो 5 3 ज़ा 15, 40, 3 1 ज़ा 3, नहीं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको करना क्या है। हमको यहाँ पर कुछ ऐसा अमेंडमेंट करना है कि अभी भी यहाँ पर P2 V2 और T2 की वैल्यू 1/30 ही आए। हमको कुछ ऐसा खेल खेलना है, हमको यहाँ पर कुछ ऐसा खेल खेलना है। तो एक काम करें, टेम्परेचर को हम लोग कर देते हैं लेट से 600 केल्विन्स। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम को कर देते हैं अपन 4 लीटर्स, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो इसको कर लेते हैं 2.5 लीटर्स। अब जरा इसको करके देखो, 2.5 प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 600, तो 2.5 4 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक काम करते हैं, वॉल्यूम को कर देते हैं 8 लीटर्स। अब मजा आएगा। तो ये 8 लीटर्स हो गया वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 8 2 ज़ा 16 एंड 20 डिवाइडेड बाय 600। तो अब आप देखो ये अगेन 1/30 हो गया, तो 1/30 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जब हम लोगों ने चेंज किया तो हमें P1 V1 T1 की वैल्यू और P2 V2 T2 की वैल्यू सेम मिली। इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं PV/T इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि जब आपका इनिशियल P1 V1/T1 K के बराबर है, और जब आपका फाइनल P2 V2 और T2 ये भी K के बराबर है, तो इक्वेशन 2 को 1 में रख दो, तो ये P1 V1 T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 T2 के। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ। इसे ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसे बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है मेरे लाडलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे दुर्योधनो? पक्की बात, 100% क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। हम लोग हमारे कंबाइंड गैस लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आप खुद ही देख सकते हो कि जो डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के बताया, ये वही डेरिवेशन यहां पर हम लोगों ने निकाला है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये सारी इनिशियल कंडीशंस हो जाएगी जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे उस समय की कंडीशन, और ये आपकी फाइनल कंडीशन जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंबाइंड गैस लॉ। इस कंबाइंड गैस लॉ को नोट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे द गे द लू द सेक लॉ की तरफ, जिसके नाम से हम लोग बचपन में खूब हंसते थे, और मैंने मेरे एक दोस्त का नाम भी रख दिया था, तू आज से गे लू सेक है। 2 दिन तक उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो मेरे से छोटा था, मैं 11th में था, वो 10th में था, तो मैंने उस 10th वाले दोस्त का नाम रख दिया कि तू एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, गे लू सेक। तो समझ नहीं पाया कि यार मैं वो गे लू सेक क्यों बोलता है, लेकिन मैं उसको गे लू सेक साइंटिस्ट की वजह से नहीं बोलता था, मैं उसको उसकी हरकतों की वजह से बोलता था। वाह 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 वाह। चलिए
तो मेरे प्यारे बच्चों गे-लुसेक लॉ की तरफ अगर हम लोग चलें तो मेरे प्यारे बच्चों गे-लुसेक इज बेसिकली गे करे पीटी, गे करे पीटी लॉ। ये लॉ की ट्रिक क्या है? ये लॉ की ट्रिक है गे करे पीटी, गे करे पीटी। तो गे-लुसेक लॉ का ट्रिक है गे करे पीटी। सर पीटी का मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बेसिकली दिस लॉ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहां पर आपको दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, वॉल्यूम एंड मोल्स। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी आपके मोल्स कांस्टेंट हो गए एंड आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, देन द प्रेशर increases or decreases by 1/273 after every rise or fall of temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर समझ में नहीं आया, आओ आपको मैं वापस से नोट पैड खोल के अपनी स्टाइल में समझाता हूं ताकि आप लोगों को मजा आए। तो सबसे पहले आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे गे-लुसेक चाचा, गे-लुसेक लॉ। नाउ मेरे प्यारे बच्चों गे-लुसेक लॉ क्या बोलता है? देखो गे-लुसेक लॉ बोलता है दैट लेट्स से द प्रेशर ऑफ गैस, लेट्स से द प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस, द प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बी पी नॉट। आपके पास में गैस है जिसका प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर पी नॉट है। अब अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेंगे तब इस गैस का प्रेशर भी 1/273 से इंक्रीज हो जाएगा। जब आप इसके टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करोगे तब गैस का जो इनिशियल प्रेशर था P नॉट वो 1/273 मल्टीप्लाई बाय T से इंक्रीज हो जाएगा। सर T का मतलब आपने यहां पर T क्यों लिखा? देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो T 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर T 5 डिग्री सेल्सियस है तो आप क्या एक एक करके टेम्परेचर बढ़ाओगे कि सर पहले 0 से 1 डिग्री हुआ तो हमने इनिशियल प्रेशर मान लो 3 atm था, तो हमने 3 atm को 1/273 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सर टेम्परेचर 1 डिग्री से 2 डिग्री हुआ तो हमने फिर इस प्रेशर को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार में देख लेंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द एक्चुअल प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस। मतलब समझा मेरी बात को? कल वाला एग्जाम्पल, मान लो मैंने YouTube पर चैनल बनाया और फर्स्ट डे मेरी खुद की जेब में जो मैंने घर से पैसे चुराए थे 500 रुपए पड़े हैं, यानी मेरे पास अभी 500 रुपए हैं। अब YouTube चैनल बनाने के बाद आज मुझे 3 साल हो चुके हैं एंड मैंने बेल आइकॉन ग्रोथ करी है एकदम, जिसको तो घंटा ग्रोथ करी है। एंड तुम लोगों को इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी तुम लोग प्यार नहीं करते हो, अनसब्सक्राइब करके जाते हो, पता नहीं क्या शेयर नहीं करते हो। ठीक है, मैंने 1500 रुपए कमा लिए। तो ये जो मैंने कमाया और ये जो मेरी जेब में था, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लो ये T डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब मेरे से कोई पूछेगा कि भैया एक्चुअल प्रेशर यानी टोटल तुमने कितना कमाया, यानी आज जब तुम T डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुके हो तब तुम्हारे पास में जेब में कितना पैसा, तो भाई 500 तो पहले दिन ही था। जब गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी तब उसका प्रेशर 0 थोड़ी होगा, कुछ तो वैल्यू होगी ना। यानी कि यानी जब मैंने चैनल बनाया था मैं भिखारी थोड़ी था 500 रुपए थे, लेकिन चैनल बनाने के बाद मैंने 1500 रुपए कमा लिए तो टोटल 2000 रुपए होगा ना मेरे पास। ठीक उसी तरह मुझे यहां पर भी सेम केस खेलना पड़ेगा कि जब प्रेशर T डिग्री पर जाकर सेट हो जाएगा तब उस गैस का टोटल प्रेशर कितना होगा। भाई एक तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर था वो, और जब उसने T डिग्री पर आकर अचीव किया वो T/273। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग लिख देते PT यानी प्रेशर एट टेम्परेचर T। P नॉट में कॉमन निकाल लेता हूं,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 273। फिर मैं लिख देता हूं पी टी इज इक्वल टू पी नॉट 273 प्लस टी अपॉन 273। क्या मैंने सही लिखा? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक टर्म लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी, यानी कि 273 प्लस टी, यानी कि आपके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, ये तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर होगा। और टी नॉट यानी आपका इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी 273, तो ये आपका इनिशियल टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस वो। और पी नॉट को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा पी टी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 273 प्लस टी को मैं कैपिटल टी स्मॉल टी से लिख देता हूं, अपॉन 273 को मैं टी नॉट से लिख देता हूं। तो दिस इज योर गे-लुसेक लॉ। यही है आपका गे-लुसेक लॉ। मतलब इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या समझ में आ रहा है? इस एक्सप्रेशन को देखकर समझ में आ रहा है कि प्रेशर एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू द टेम्परेचर टी या द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही द इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू टी नॉट। सो देयरफॉर यहां से निकल के आता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही है आपका गे-लुसेक लॉ। यही है मेरे प्यारे बच्चों आपका गे-लुसेक लॉ। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एस टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कार देखी होगी, इतने मेरे जितने गरीब तो हो नहीं जो यूट्यूब चैनल खोलने के बाद भी कार नहीं खरीद पा रहे हो। तो ये कार के टायर है। अब ये टायर के अंदर आप लोग सब जानते हैं टायर ट्यूब होते हैं और इसके अंदर हवा भरी हुई होती है। ये टायर ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई होती है ना मेरे प्यारे बच्चों? टायर ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई होती है। नाउ जब आप इस कार को धूप में खड़ी कर देते हो, यानी जब आप इस कार को समर सीजन में देखते हो, तो समर सीजन में जो आपके कार का पंचर हो जाता है, PUNCTUR पंचर, या आपका कार का टायर इन्फ्लेटेड हो जाता है। ये क्यों होता है आपको पता है? देखो, ये आपकी कार का टायर है और ये टायर के अंदर ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर एयर भरी हुई है। एयर जिसका वॉल्यूम यहां पर फिक्स है, एक डेफिनेट वॉल्यूम में, एक डेफिनेट मोल्स में इसमें गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेसिकली जो गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर इन गैस के पार्टिकल्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो इन गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है। ये ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। ज़्यादा फास्ट मूव करने की वजह से इनका प्रेशर बढ़ता जाता है। अब ये प्रेशर लगाएंगे कहाँ? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, यानी ट्यूब का साइज फिक्स है, आपके टायर का साइज फिक्स है। टायर के साइज में कोई चेंज नहीं आ सकता। टायर का साइज यानी वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। तो ये गैस के पार्टिकल्स इस ट्यूब के वॉल पर जोरदार टक्कर मारेंगे, बार बार इस टायर के ट्यूब पे बार बार कोलॉइड करेंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है। तो ज्यादा कोलिजन होने की वजह से, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये टायर बर्स्ट कर जाता है। क्योंकि ये टायर ट्यूब कब तक उस प्रेशर को झेलेगा? एक टाइम पीरियड तक झेलेगा, फिर वो बर्स्ट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बर्स्ट कर जाता है। तो ये गे-लुसेक लॉ का डेली लाइफ में जो आपके होता है वो इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और बताता हूं। आपकी जो कार्स होती है, आप देखना जब गर्मी का सीजन होता है तो एक अच्छा ड्राइवर हमेशा कार की विंडोज को इतना सा ओपन रखता है। ही ऑलवेज ओपन द विंडो अ बिट। जब आपकी कार खड़ी होती है तब, चलती कार में नहीं, जब आपकी कार धूप में खड़ी है, गर्मी में खड़ी, तो आप उसकी खिड़कियों के शीशे इतने से उतार दो। क्यों उतार दो? क्योंकि अगर मान लो आपने शीशे नहीं उतारे, मान लो आपने कार के शीशे नहीं उतारे, तो अब फिर कार के अंदर का वॉल्यूम फिक्स हो गया। कार के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो भी फिक्स हो गई।
अब इसके अंदर जो एयर है, इसके अंदर जो गैस है, गाड़ी डायरेक्टली धूप में खड़ी होने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गाड़ी गर्म होती जा रही है, गाड़ी गर्म होती जा रही है, गाड़ी एकदम गर्म होती जा रही है, बहुत गर्म बहुत गर्म बहुत गर्म। गाड़ी के गर्म होने से ये जो गैस के पार्टिकल्स है इनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब इनका जो प्रेशर बढ़ रहा है ये कहाँ बढ़ रहा है भाई? गाड़ी की जो विंडोज है, गाड़ी की खिड़की के जो कांच है, या गाड़ी का जो सामने वाला कांच है, या गाड़ी का जो पीछे वाला कांच है, उस पर जाके ढप 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 डुम डुडुम बुडुम बुडुम टकराएंगे, टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल, धीरे धीरे गाड़ी का कांच कमजोर होता जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि ये प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये गाड़ी के ग्लास को बर्स्ट कर देगा या उसमें क्रैक ला देगा, और उस क्रैक से ये गैस बाहर निकल जाने की कोशिश करेगी। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों गे-लुसेक लॉ का प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गे-लुसेक लॉ। अच्छा, वहीं अगर आपसे कोई बोलता है कि बॉयल्स लॉ का सर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, सर बॉयल्स लॉ का एग्जाम्पल भी दे दो, तो मेरे प्यारे बच्चों बॉयल्स लॉ का क्या एग्जाम्पल है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। सर एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आप पहाड़ियों पर जाते हो, जैसे आप पहाड़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करते हो, अगर एक पर्सन यहां पर खड़ा है तो जितना वो जमीन पर होगा, यानी जितना वो ग्राउंड पर, यानी जितना वो लोअर साइड पर होगा, या जितना वो क्या बोलते हैं उसको, जमीन को सी हाइट, सी लेवल, जितना वो सी लेवल के क्लोज होगा, जितना वो सी लेवल के क्लोज होगा उतना ज्यादा प्रेशर फील करेगा, उतना ज्यादा प्रेशर यहां पर हाई रहेगा। यानी यहां पर आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 1 ATM का प्रेशर होगा। नाउ जितना ज्यादा प्रेशर होगा, गाइस व्हाट्सअप, अनअकैडमी से आ गया है एक शानदार अपडेट। अनअकैडमी पर होने वाला है कॉम्बैट साइंस ओलंपियाड 26 दिसंबर को 1 PM फॉर क्लास 9, 10, 10 स्टूडेंट। 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस आएंगे। टॉप 3 स्टूडेंट्स को मेडल के साथ साथ में 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो टॉप 25 रैंकर्स को मिलेंगे। अगर आप 4 से 10 पोजीशन पर आते हैं तो 75%, 11 से 50th रैंक पर आते हैं तो 50%, और अगर 51 से 100th रैंक ऑक्यूपाई करते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSE कैटेगरी में, जिस पर मैं भी पढ़ाता हूं। गाइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएंगे और आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। आपको इस टेस्ट में एनरोल करने से पहले जो कोड यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा ग्रेविटी। तो गाइस देर की इस बात की, एनरोल नाउ। समझना, अब मेरी बात को समझना। आगे बढ़ने से पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देखो, हम लोग सब जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। गाइस हम लोग सब जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्या है बात, आप सब जानते हो? वेरी गुड। हमारे बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू K अपॉन V, वेयर K इज कॉन्स्टेंट। आप चाहे तो K को K1 लिख सकते हो ना। एक काम करो, ये जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है इसके V की वैल्यू यानी M अपॉन D यहां V में रख दो, तो प्रेशर विल बिकम इक्वल टू K अपॉन M, और ये जो डिवाइडेड बाय D है ये ऊपर चला जाएगा M अपॉन D। अब एक काम करो, मैं मानता हूं कि भाई K तो कांस्टेंट है ही, ये जो M है यानी जो मास ऑफ गैस है, M मतलब मास ऑफ गैस, आप ये भी कांस्टेंट कर लो, आप इसको भी कांस्टेंट कर दो। आप बोल रहे हो कि मास ऑफ गैस बदलनी नहीं चाहिए, तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो गया। तो हम एक काम करते हैं, K अपॉन M को एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं K डैश। K डैश की वैल्यू अब यहां पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर, टेम्परेचर पर एंड उसके मास पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल टू K डैश D, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या है बात मेरे प्यारे प्यारे लाडलों को समझ में आ रही है?
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अब यहां पर एक बात समझो कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप प्रेशर घटाओगे उस पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी भी घटती जाएगी। क्या ये दो बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत ना? अब वापस हम हमारे केस पे चलते हैं। मान लो ये एक बकासुर है, ये बकासुर सी लेवल के बड़ा नजदीक है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। आप सभी लोग जानते हो आप जितना नीचे जाओगे दबाव बढ़ता जाएगा, जितनी हाइट पर जाओगे दबाव कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तभी प्रेशर ज्यादा है। देयरफॉर इस पर्टिकुलर पर्सन के ब्लड में ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अभी प्रेशर ज्यादा है, तो ये इंसान हेल्दी फील करेगा, एकदम चकाचक रापचिक फील करेगा। लेकिन अभी बंदा बोलता है कि अपुन तो ऊपर चढ़ेगा, अपुन ही भगवान है साला, कभी कभी लगता है अपुन चांद पे, तो चांद पे तो नहीं जा सकता, तो अपुन कम से कम पहाड़ी की चोटी पे तो चला जाए। तो अब ये अपुन अपुन करते करते पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। अब जब ये पहाड़ी की चोटी पर गया तब इसको समझ में आया कि तेरी गलती हो गई यार, गलती हो गई तेरी तेरी तेरी, क्योंकि यहां पर जाते ही इसने देखा कि इस ससुरा प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, हाइट पर आते ही प्रेशर डिक्रीज हो गया। मतलब कि जैसे ही ये बंदा हायर एल्टीट्यूड पर गया, जैसे ही ये बंदा हायर एल्टीट्यूड पर चढ़ा, इसने देखा कि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब है इसकी बॉडी में जो ब्लड में ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी थी, इन ब्लड ऑक्सीजन गैस डेंसिटी वो भी डिक्रीज हो रही है। अब ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल डिक्रीज होने से, आप सभी लोग जानते हैं अभी कोविड में लोग बहुत सारे मरे थे क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हेडेक होने लगता है, नौजिया यानी घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, आपके मसल्स में फटीग आने लगता है, आपके मसल्स टूटने लगते हैं, आपके हाथ पैर में दर्द होने लगता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो आप निपट भी सकते हैं। क्या बात समझ में आई? तो एल्टीट्यूड सिकनेस आपके बॉयल्स लॉ का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, एक लाइव एग्जाम्पल है बॉयल्स लॉ का, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एज पर द बॉयल्स लॉ। तो गाइज ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला डिराइव करवाया ना, ये वाला ये फॉर्मूला, ये भी आपके एनटीएससी के लिए, आपके एनएससी जेएस के लिए, आपके जेई के लिए, आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्कूल वाला इन चीजों को नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला तो पक्का इस पर सवाल बनाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद सर आपने चार्ल्स लॉ का भी एक बार बता ही दो, अब क्योंकि गेल लूसेक का आपने इतना बताया है, तो एक बार जरा आप चार्ल्स लॉ का भी डे टू डे लाइफ का बता दो। भाई ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पापा चाचा की टीवी लॉ है ना, तो चाचा की टीवी यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाला लॉ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ का बेस्ट एग्जांपल है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून मतलब सर, अरे आपने देखा होगा ना धमाल मूवी में, ए आओ धमाल धम धम धमाल धम धमाल धम 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 धमाल धम धमाल, वो एक हॉट एयर बैलून नहीं होता ऐसा, ये ऐसा एक हॉट एयर बैलून होता है। यहाँ पर एक कैंडल जैसा लगा हुआ होता है, बंधा हुआ रहता है, वो उसमें से फ्लेम्स निकलती है, आग निकलती है, ये आग जलती है और ये बलून ऊपर की ओर उड़ता है। इसमें आप खड़े हो ये आपके बाबू सोना के साथ, ये रोमांटिक डेट पे। तो ये जो तुम्हारा हॉट एयर बैलून होता है ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैसे? देखो सीधी सी बात है, इस बलून के अंदर अभी एक गैस भरी हुई है, गैस जिसका वॉल्यूम V है। आप ये आग लगा के आप ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। ये जो फायर है, ये जो हॉट एयर बलून के अंदर जो फायर होता है, इट बेसिकली इंक्रीजेस द टेम्परेचर, इट बेसिकली इंक्रीजेस द टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आपकी गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बलून स्वेल होने लगेगा, यानी बलून का साइज
इंक्रीज होने लगेगा, बलून का साइज मेरे प्यारे बच्चों क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। एक चीज और मैं आपको यहां पर करके बताऊं, लेट्स ट्राई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय V, यानी K2 मल्टीप्लाई बाय V। अब आप यहां पर V की जगह फिर वैल्यू रख दो m बाई डी, सो टेम्परेचर इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय डी। सो डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू, अच्छा यहां पर आप एक काम करो, मास ऑफ गैस और K2 कांस्टेंट को फिर कांस्टेंट मान लो। आप यहां पर करो हेयर मास ऑफ गैस, हेयर मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। आप इसे कांस्टेंट मान रहे हैं कि मेरे पास में जो इस बलून के अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका मास, उसकी मात्रा कांस्टेंट है, एंड K2 तो कांस्टेंट है ही। सो देयरफॉर आप K2 मल्टीप्लाई बाय m को एक नया कांस्टेंट मान लो K डबल डैश, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी प्रेशर पर, मोल्स पर एंड नई चीज मास पर। तो ये हो जाएगा, एक काम करते पहले इसको यहां पर लिखते, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू K डबल डैश बाई डी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दैट मीन्स कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ गैस, एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, गैस की डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। जैसे गैस की डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये बलून ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, द बलून विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ये बलून ऊपर की ओर ऊपर 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 इन दी एयर करने लगेगा। तो ये तुम्हारे चार्ल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है मेरे प्यारो, मेरे राज दुलारो, मेरी आंखों के तारो, मेरे चुन्नो मुन्नो, क्या यह बात तुम लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्या आपको चार्ल्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पक्का यहां तक सबको क्लियर? चलो, तो नाउ गाइस हम लोग वापस गे लूसेक लॉ की तरफ चलते हैं। और गे लूसेक लॉ की ट्रिक क्या थी? गे करे पीटी, गे करे पीटी। तो गे लूसेक लॉ क्या कहता है? ये कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो अगर आपके पास में इनिशियली कोई गैस है जिसका प्रेशर है P1 और टेम्परेचर है T1, और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर कर दिया T2, तो प्रेशर भी हो जाएगा P2। सो P1 इज इक्वल टू K3T1। सर आपने K3 क्यों लिया? क्योंकि देखो जब हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे तो बॉयल्स लॉ में मैंने लिया था कांस्टेंट K1, क्योंकि बॉयल्स लॉ पापा वाला लॉ था, वो टेम्परेचर एंड मोल्स पर ये कांस्टेंट डिपेंड करता था। जब मैंने आपको चार्ल्स दादा का लॉ पढ़ाया तब मैंने वहां पर कांस्टेंट का नाम K2 रखा। क्यों? क्योंकि चार्ल्स क्या था? चाचा की टीवी, तो टेम्परेचर वॉल्यूम करता, तो यहां पर प्रेशर एंड मोल्स पर ये डिपेंड करता था। लेकिन जब मैं आपको गे पढ़ाऊंगा, गे लूसेक लॉ, तब मैं कांस्टेंट का नाम K3 रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। इट विल डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो K3T1, तो K3 की वैल्यू हो जाएगी P1 अपॉन T1। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। फॉर फाइनल प्रेशर हो गया P2, लेकिन कांस्टेंट तो K3 रहेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी T2। तो K3 नाउ विल बिकम इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्या बात समझ में आ रही है? सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2। तो K3 P1 बाय T1 के बराबर है, तो P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला यूज बाय गे लूसेक लॉ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बकुड़ो, प्लीज इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझसे आप तुरंत में पूछ सकते हैं, एकदम फटाफट पूछ सकते हैं, बिना किसी परेशानी के पूछ सकते हैं। प्लीज इस ब्रीफ को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे लाडलो, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। तो अब हम लोग वापस से हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं।
और गे-लुसेक लॉ के ग्राफ की तरफ चलते जो हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व समझना है। भाई सीधी सी बात है, प्रेशर और टेम्परेचर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब प्रेशर जीरो होगा या जब टेम्परेचर जीरो होगा तब गैस का प्रेशर तो जीरो नहीं हो सकता। ये बात आप सब जानते हो, ये बात आप सब जानते हो। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे आप देखते चल रहे हो कि गैस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चल रहे हो गैस का प्रेशर बढ़ता चल रहा है। ये देखो, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। हाँ, आप अलग अलग वॉल्यूम रखोगे तो उस पर थोड़ा सा असर होगा, लेकिन आपको एक डायरेक्ट कर्व मिलेगा। मतलब अगर आप एक सिंपल कर्व बनाने जाओ, अगर आप एक सिंपल सा कर्व बनाने जाओ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो वो कर्व आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। सॉरी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्या इसके अंदर कोई डाउट किसी भी बच्चे को? प्यारे से, पक्की बात, आगे बढ़े। चलिए, तो इस ग्राफ को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलेंगे हमारे एवोगैड्रो लॉ की तरफ। तो गाइस, एवोगैड्रो लॉ यहां पर आप देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है दैट अंडर द सेम कंडीशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेम कंडीशंस? यहां पर आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। व्हेन यू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर एज कांस्टेंट, so equal volume of all gases contain the same number of molecules। नहीं समझ में आया? आइए चलते हैं नोटपैड पर और नोटपैड पर जाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों, एवोगैड्रो लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एवोगैड्रो लॉ। नाउ गाइस, एवोगैड्रो लॉ की बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी ही खासियत है। एवोगैड्रो लॉ कैसे निकला था देखो मैं आपको बताऊं। एवोगैड्रो ने बहुत बढ़िया काम किया था। एवोगैड्रो ने ये देखो चेंबर रखे थे, एक चेंबर, दो चेंबर, तीन चेंबर, चार चेंबर, ठीक है। और एवोगैड्रो ने इन चेंबर्स के अंदर क्या किया था, अलग अलग गैसेस रख दी थी। हाइड्रोजन रख दी, नाइट्रोजन रख दी, कार्बन डाइऑक्साइड रख दी एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रख दी, लेट्स से। अब आप लोग सब जानते हो हाइड्रोजन गैस के एटम का साइज या मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। वहीं अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। वहीं पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का साइज थोड़ा और बड़ा होता है। वहीं पर अगर मैं हमारे SO3 की बात करूं तो SO3 के मॉलिक्यूल्स का साइज और बड़ा होता है। क्या ये बात आप सब जानते हैं? ग्रेट, अगर आप ये सब बात जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नाउ उन्होंने क्या करा, एक वॉल्यूम डिसाइड करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके अंदर हाइड्रोजन को 22.4 लीटर रखा, इसमें भी उन्होंने नाइट्रोजन को 22.4 लीटर रखा, यहां पर भी उन्होंने 22.4 लीटर रखा और इसको भी उन्होंने 22.4 लीटर रखा। यानी उन्होंने क्या करा, इन सभी चेंबर्स के अंदर जो गैस का वॉल्यूम था वो गैस का वॉल्यूम क्या रखा, इक्वल रखा। अच्छा, कंडीशंस क्या मेंटेन करके रखी? एक तो उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन्स टेम्परेचर एक तो उन्होंने मेंटेन करके रखा मेरे प्यारे बच्चों। और जो प्रेशर था वो उन्होंने 1 atm मेजर करके रखा। जो प्रेशर था वो उन्होंने कितना रखा, 1 atm। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी मेरे पास में 1 मोल है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है इसके। ये भी मेरे पास में 1 मोल है, ये भी मेरे पास में 1 मोल है और ये भी मेरे पास में 1 मोल है। यानी कि अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर अगर मैं अलग अलग गैसेस को इक्वल वॉल्यूम में ले लूं, यानी सबका वॉल्यूम अगर मैं सेम रखूं, अगर मैं सभी गैसेस का वॉल्यूम सेम रखूं, तो फिर उनके साइज से हमें कोई लेना देना नहीं होता। जितना वॉल्यूम इस गैस का है उतने ही मोल्स आपको बाकी गैसेस में भी दिखाई देंगे। मतलब अगर आपने SO3 इतना वॉल्यूम लिया है तो अगर ये 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आप इतना वॉल्यूम ले लोगे तो भी ये 1 मोल के बराबर होगा। एंड देयरफॉर यहां पर उन्होंने बताया दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस
have equal number of particle, V is directly proportional to N, which is called as Avogadro law. V is directly proportional to N. यहां पर हम लेंगे K4 multiply by N, where K4 ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट ही रहेगा. वी ऑल नो ये भी एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है. और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि आपने यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा है. आपका टेम्परेचर और प्रेशर यहां पे आप लोगों ने कांस्टेंट रखा है मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकासुरो, मेरे गुलजारी लालो, क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें. नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन. पक्का? ठीक है. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने आपको वैसे सिखा दिया इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर यहां पर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाता और टेम्परेचर प्रेशर 1 बार या 10 to the power 5 पास्कल्स हो जाता, तब आप यहां पर क्या वॉल्यूम लेते? तब आप यहां पर क्या वॉल्यूम लेते अगर आपके पास में टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाता और प्रेशर 1 बार या 10 to the power 5 पास्कल हो जाता? तब आपका वॉल्यूम क्या इतना ही रहता? क्या आपका वॉल्यूम इतना ही रहता? जी नहीं, तब आपका वॉल्यूम 24.7 लीटर्स हो जाता फॉर 1 मोल ऑफ गैस. याद है ना सबको, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है? ये स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कहलाती है. ठीक है गुलगुलो, और ये तो तुम्हारी एसटीपी कंडीशन थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे गुलगुलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? पक्का ना? अच्छा, एक चीज और सिखा देता हूं. अगर टेम्परेचर तो तुम्हारा 273 रहे, लेकिन आप प्रेशर को 1 बार लिख लो या 10 to the power 5 पास्कल्स कर लो, तब आपकी गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स हो जाता है फॉर 1 मोल. तो ये इस बात का खास ध्यान रखना. ठीक है ना, ये बातों का ध्यान रखने वाली बातें, ये जो मैं बता रहा हूं, ये ऐसे हल्के में लेके कि कर लेंगे, ये ऐसा मत करना. कोई भी कर लेंगे, चल जाएंगे, मैं कर लूंगा, ऐसा मत करना है. ठीक है, इस बातों का खास ध्यान रखना होगा. चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो. फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसका भी डेंसिटी के साथ को रिलेशनशिप सिखाता हूं मैं आप लोगों को. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए ग्रेट. नाउ गाइस, आप सभी लोग एक बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस. वॉल्यूम इज इक्वल टू, अबे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू K4 मल्टीप्लाई बाय N, यानी मोल्स. हम लोग इस बात को जानते हैं दैट मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज गिवन मास, स्मॉल m इज गिवन मास एंड कैपिटल M इज योर मोलर मास. तो इस n की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं तो आपका वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू K4 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M. अब इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं. मैं कैपिटल M को उधर ले आता हूं, V को नीचे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू K4 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन V. एंड आप लोग सब जानते हो दैट डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये मास अपॉन वॉल्यूम में दिख रहा है, तो मेरा कैपिटल M हो जाएगा K4 मल्टीप्लाई बाय D, K4 मल्टीप्लाई बाय D. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इससे एक बात क्या क्लियर होती है, एवोगैड्रो लॉ से हमें क्या पता चलता है? एवोगैड्रो लॉ से हमें पता चलता है दैट डेंसिटी ऑफ अ गैस, दैट डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, टू इट्स मोलर मास. यानी अगर आपकी गैस का मोलर मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. मतलब अगर तुम्हारे पास में SO3 गैस है और हाइड्रोजन गैस है, तो इन दोनों के मोलर मास निकाल लो. इसका मास होता है 32
और एक ऑक्सीजन का मास 16, 16 3 48, 8 और 2 10, 80। इसका मास होता है 80 AMU और इसका मास होता है सिंपल सा 2 AMU। तो देख के समझ में आ रहा है कि SO3 ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा भारी होगी, जमीन की तरफ वो ज्यादा चिपकेगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे लाडलो, दुर्योधनो, मेरे बकासुरो? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? डन? नोट हो गया? नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़े, देख लो। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। द आइडियल, द गैस, द इक्वेशन, द आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन को इसके अंदर जो समझाया है मेरे को उसमें मजा नहीं आया, तो क्या मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन मेरे हिसाब से समझा दूं? चलिए तो मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन फिर से नोट पैड पे ले जाके अपने हिसाब से समझाऊंगा। आप सब लोग वापस से शानदार, जानदार और जानदार हेडिंग डालेंगे, इज द आइडियल, इज द गैस, इज द इक्वेशन। गाइस आइडियल गैस इक्वेशन वो गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, आइडियल गैस इक्वेशन वो गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, गैसेस दैट ओबेस ABC। ये मेरी ट्रिक है, आइडियल गैस इक्वेशन निकालने की, डिराइव करने की मेरी ट्रिक है। सर क्या? आइडियल गैस वो गैसेस होती है जो ABC को फॉलो करे, दैट ऑलवेज फॉलोज द ABC ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ABC ऑफ लाइफ? A is your Avogadro law. Avogadro law बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। B is your Boyle's law. Boyle's law कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और चार्ल्स चाचा, C मतलब चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या बोलता है? चाचा की टीवी, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब आप इन तीनों लॉस को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगी आइडियल गैस इक्वेशन। यानी एक आइडियल गैस वो गैस होती है जो एवोगैड्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को फॉलो करे, दैट ओबेज ऑल द फॉलोइंग लॉस। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो सारे लॉस को फॉलो करे। तीनों में वॉल्यूम कॉमन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P। जब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो V विल बिकम इक्वल टू, यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो वो आएगा R के बराबर, R NT बाय P। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो तो P वहां चला जाएगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT, जिसमें R एक नई चीज आई है जिसको बोला जाता है आइडियल गैस कांस्टेंट। R इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट, R इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट। आप इस इक्वेशन को और रीअरेंज करके लिख सकते हो, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों? इसको नोट करो जरा मजेदार तरीके से, बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ने में, आइडियल गैस इक्वेशन को। मतलब आइडियल गैस एक ऐसी गैस हो गई जो अंडर एनी सेट ऑफ कंडीशन, कोई भी सेट दे दो कंडीशन का, वो ये इक्वेशन फॉलो करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेट। नो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात जरा फिर से फोकस मारना। लेट्स से द इनिशियली, लेट्स से कि इनिशियली आपकी जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। ठीक है, एंड फाइनली यानी उसका जब आपने उंगली करी, उसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया एंड टेम्परेचर T2 हो गया फॉर n मोल्स ऑफ गैस। यानी आपने यहां पर मोल्स चेंज नहीं करे, यानी आपका मोल्स यहां पर आपने कांस्टेंट रखा। यानी आइडियल गैस लेट से शुरुआत में भी n मोल्स थी और अभी भी वो n मोल्स है।
तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, और इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू nR, और ये हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू nR। अब आप खुद देखने वाले हो इस बात को, आप खुद देख सकते हो, इतना तो अक्कल हम सब में है कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में nR कांस्टेंट है, तो 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, तो हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप ये सारी चीजें भी निकाल सकते हो, आप ढेर सारे सवाल लगा सकते हो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। क्या इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों को कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, डन। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन गाइस। चलो तो इतना नोट कर लिया गाइस। अब हम लोगों को यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करना है कि भैया आर जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी यूटिलिटी थ्रू आउट केमिस्ट्री में होती है। आर जो आपका आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी यूटिलिटी पूरी केमिस्ट्री में हर जगह होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि आर की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एसआई यूनिट के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नाउ हम लोग सब जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आर इज इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मेरे को इसके पहले आपको ये वाली स्लाइड दिखानी चाहिए, यहां पर आपको ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी। सो आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। नाउ पी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पी है आपका प्रेशर। वी क्या है प्यारे बच्चों? वी है आपका वॉल्यूम। एन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एन है आपके नंबर ऑफ मोल्स। एंड टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका टेम्परेचर। क्या यह बात सबको क्लियर हो रही है? क्या यह बात सबको क्लियर हो रही है? नाउ एक बात आप सब जानते हैं दैट मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भैया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यहां पर मैंने प्रेशर की जगह पर फोर्स पर यूनिट एरिया रख दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया रख दिया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दैट वॉल्यूम इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, एल इनटू बी इनटू एच। टेक्निकली देखा जाए तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब कर सकते हैं। तो यहां पर लेंथ की पावर 3, लेंथ की पावर 3, लेंथ क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लेकर चल रहे हैं केल्विन्स में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ इनटू लेंथ। ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ स्क्वायर। तो यहां पर मैंने एरिया को कन्वर्ट कर दिया लेंथ स्क्वायर में, तो फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ की पावर में 3 अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर। अब आप देखो लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब कट गया, तब यहां पर बचा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। नाउ फोर्स इंटू लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन। आपने कितना वर्क किया, आपने कितनी लंबाई के लिए कितना फोर्स लगाया, ये हो गया वर्क डन अपॉन टेम्परेचर पर मोल। भाई पावर में यानी डिवीजन में अगर 1 बाय मोल है, अगर डिवीजन में 1 बाय मोल है तो आप इसे मोल की पावर में -1 भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसे पर मोल भी तो कह सकते हैं। तो आर हो गया वर्क डन पर केल्विन पर मोल। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन को आप आर को ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वर्क डन मल्टीप्लाई बाय पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय पर मोल। वर्क डन पर केल्विन
पर मोल, क्योंकि डिवीजन में ना, आप इस पॉइंट को भूल ही जाओ, आप तो इस पॉइंट को देखो, ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो हमने मोल्स और टेम्परेचर को ऊपर ले गया तो पावर माइनस आ गया। अच्छा, केल्विन और मोल मैंने उनकी यूनिट लिख दी, तो वर्क डन पर केल्विन, तो आर क्या है, वर्क डन यानी एनर्जी है, ये वर्क डन क्या होती है, एनर्जी होती है, तो वर्क डन इज एनर्जी पर केल्विन पर मोल, यानी कि आपको पर केल्विन पर मोल गैस के लिए आपने कितना वर्क डन करा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो देख लो देख लो आराम से, आगे बढ़े, ग्रेट। अब गाइस यहां पर हम लोग अलग अलग वैल्यूज डिस्कस करेंगे, हम लोग अलग अलग वैल्यूज डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर एन और टी आएगा। नाउ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां पर फॉर्मूले में वैल्यूज रखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि पीवी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पीवी वालों पीवी बाय एनटी की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, वेयर जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, दैट आर इज नथिंग बट वर्क डन, आर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन केल्विन पर मोल, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं वर्क डन पर केल्विन पर मोल। तो यहां पर वर्क डन की यूनिट हम लोग लेकर चलते हैं जूल्स। तो ऐसा यूनिट के हिसाब से जब आपको एनर्जी की वैल्यू जूल्स में दे रखी हो, जब आपको एनर्जी की वैल्यू जूल्स में दे रखी हो, तब आप लोग 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लीटर एटमॉस्फेयर में चलूं तो पीवी अपॉन एन टी, पीवी अपॉन एन टी, मैं इसको यहां पर ठीक से लिखता हूं, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गया है। पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू, बेटा प्रेशर यहां पर इन्होंने 1 ATM लिया है, वॉल्यूम इन्होंने यहां पर 22.4 लीटर लिया है, डिवाइडेड बाय नीचे इन्होंने 1 मोल लिया है, और टेम्परेचर इन्होंने 273 केल्विन्स लिया है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? पक्की बात, ध्यान से देख लीजिए इसको, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो अभी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, देख लो। देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.082 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। ये दो यूनिट्स आपको याद रखनी है, बस ये दो यूनिट्स अगर आपने याद कर ली तो आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये दो यूनिट्स आपको याद रखनी है। पहली, अगर आपको फॉर्मूले में, जब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हो कि प्रेशर एटीएम में दे रखा हो, वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो, मोल्स और टेम्परेचर केल्विन में दे रखा हो, तब आप लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाली यूनिट यूज करेंगे 0.082। लेकिन अगर आपको वैल्यू जूल्स वगैरह में दे रखी है तो आप लोग जूल्स पर मोल पर केल्विन की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को? कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? पक्की बात, 100% क्लियर, डन, आगे बढ़े, ग्रेट। अच्छा, अगर आपसे कैलोरीज की बात करी जाए तो गाइस कैलोरीज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आप लोग एक बात सब ध्यान रखिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.183 इंटू 10⁻7 ERG, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ आप लोग सब इस बात को जानते हैं दैट R इज इक्वल टू 8.314। यहां पर हमने पीछे डिस्कस भी किया था, देखो हमने यहां पर पीछे डिस्कस भी किया था, ये देखो ये 8.314 इंटू 10⁻7, इस चीज को थोड़ा सा अगर आप करेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज 10⁻7
ERGs पर केल्विन पर मोल, 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 ERGs पर केल्विन पर मोल। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, हम उस चीज को लिखेंगे दैट R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 ERG अर्थ पर केल्विन पर मोल। अब आप लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी यानी इतने ERGs, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 4.187 से इंटू 10 टू द पावर 7 से। तो क्या होगा, ये वैल्यूज कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कट जाएगा, तो R की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेगी 2 कैलोरीज के, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो गाइज ये एक और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि R की एक और वैल्यू हो सकती है दैट इज 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, एक वैल्यू याद रखनी है 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 ERGs पर केल्विन पर मोल, एक वैल्यू आपको याद रखनी है R की अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, और एक वैल्यू याद रखनी है 0.082 लीटर्स ATM पर केल्विन पर मोल। ये 4 वैल्यूज आपको बढ़िया तरीके से याद करनी है, अपने नोटबुक्स में इसको लिख के रखना है। और अगर ये सारे वैल्यूज आपने नहीं लिखी तो गाइज आप लोगों को फिर फर्दर ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है रिगार्डिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो गाइज यहाँ पर आपके गैस लॉस खत्म होते हैं। अब हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह की बात इन द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।